रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। बाकी सारी बातें इधर उधर की हैं। असल बात यह है कि इमरान खान डील नहीं कर रहा और इमरान खान टूट नहीं रहा। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को आदत पड़ी हुई है, गुज़िश्ता 7-8 दहाइयों से एक घटिया आदत है, लोगों को तोड़ते हैं नहीं तो मार देते हैं, जो टूट जाता है तोड़ देते हैं, नहीं टूटता मार देते हैं। ये वही काम कर रहे हैं। जबकि इस मरतबा जो आदमी है वो भी टूट नहीं रहा। वो खड़ा हुआ है, वो कहता जी मैं ये इन शराइत के ऊपर तो नहीं आ सकता। पाकिस्तान में इलेक्शन करवाओ। अब वो इलेक्शन बेचारे क्या करवाए, उधर कमिटमेंट दी हुई है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को कि आपको बगैर मैंडेट के हुकूमत दिलाएंगे और हुकूमत आपकी पूरी भी करवाएंगे। इलेक्शन की नाम सुनते ही इलेक्शन का लफ्ज जब कोई बोलता है तो नवाज शरीफ को और जरदारी को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। उनके लिए अपने मसाइल हैं बहुत सीरियस। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कब तक धांधली कर करके इनको इक्तदार में रखेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये सिलसिला हमेशा चलता रहे। जितना मर्जी आप अंधेर नगरी कर दें, लेकिन आप एक लेवल तक ले जा सकते हैं ना। पूरी दुनिया देख रही है, सारी दुनिया को नजर आ रहा है। अब आप पाकिस्तान को सीधा करना चाहते हैं तो वो सीधा होता नहीं इमरान खान के बगैर। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इमरान खान के मामले को आप नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, तब तक अवाम का गुस्सा दूर नहीं होगा। तो पाकिस्तान नॉर्मल भी नहीं होता, मईशत भी नहीं चलती, पाकिस्तान आगे बढ़ते ही नहीं है। तो हर चीज को ब्रेक लगी हुई है। और वजह क्या है? सारे के सारे फंस गए हैं। इमरान खान साहब अपनी जगह पे फंस गया। वो कहते जी मैं तो ये डील नहीं करता, मैं यहीं पे खड़ा हूं, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दो या मेरा मैंडेट मुझे वापस कर दो। उधर नवाज शरीफ और जरदारी इसलिए फंस गए, वो ये कहते हैं हमने तुम्हारे कहने के ऊपर हमने ये जाली हुकूमत बनाई है, फौज के कहने के ऊपर हमने ये सारा गंद मारा, जनरल बाजवा हमें इसके अंदर घसीट के लेकर आया, बाद में आसिम मुनीर ने इस गेम को आगे बढ़ाया। अब तुम लोगों ने हमें फंसा दिया, अवाम हमें मुंह नहीं लगाती, अब हमें कहते हो इलेक्शन में जाओ, तो हम क्यों जाएं? वो भी फंस गए। तो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने एक जर्नल ने पहली एक्सटेंशन के चक्कर में और दूसरे ने अपने आने और उसके बाद टिकने के चक्कर में ये यहां तक पहुंचा दिया। सारा का सारा मामला का इदारा भी फंस गया, सारे ही फंस गए। एक कदम पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है और पीछे हटने की गुंजाइश भी नहीं है। यहां पे फैसला अब सिर्फ अवाम कर सकती है, जजों के पल्ले भी कुछ नहीं है। पब्लिक निकले, पब्लिक प्रेशर डाले तो सबकी तबीयत साफ हो सकती है। बहरहाल इमरान खान तो नहीं टूटता जो अभी तक दिखाई दे रहा है। इमरान खान साहब की बहन ने सारी रुदात सुनाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उसके ऊपर एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है। जो डॉक्टर उज़मा है वो क्या कहती हैं, पहले आप वो देखें। उन्होंने कहा जी हमें फोन आया, हम 8:30 बजे रात को अडियाला जेल पहुंच गए, डीएसपी के कमरे में बैठ गए, डॉक्टर फैसल को ले गए और फिर मुझे कार में बैठा दिया। पुलिस कुछ बोल नहीं रही थी। जब हम किसी जगह जा रहे थे, कुछ भी किसी ने नहीं बोला। मेरे साथ एक वो पुलिस वाली एसआई बता रही थी, बैठी हुई थी, मैं उससे पूछती रही, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ये पिम्स अस्पताल लेकर आ गए और पिम्स अस्पताल में फिर इमरान खान साहब उनको मिले। वो कैसे मिले वो फिर बताते हैं। तो उन्होंने कहा जी मुझे बार बार इमरान खान ने कई बातें बताई। इमरान खान ने कहा कि मेरी कौम को जाकर बताओ ये मेरे साथ क्या जुल्म कर रहे हैं, ये इंसान नहीं है, ये मेरे गैर इंसानी मेरे साथ सलूक कर रहे हैं, ये मेरे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, जेल में सबको कहा, कोई बात ही नहीं सुनता। मेरे साथ 10 महीने से कोई ह्यूमन कांटेक्ट नहीं है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मोहम्मद मुर्सी की तर्ज पे मारने की कोशिश की जा रही है। यह बात आपने याद रखनी, मैं आगे चल के आपको दोबारा बताता हूं कि मुर्सी की तर्ज पे कैसे। इमरान खान साहब कहते हैं जी कि इंसानों की अदम मौजूदगी के बाइस मेरी तबीयत खराब होती है, मेरे पास इंसान मौजूद नहीं होते, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। इमरान खान को इंसानों से दूर रखा जा रहा है। टीवी और पढ़ने के लिए जो मटेरियल है वो उन्हें दस्तयाब नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के बजाय पिम्स में ले जाया गया, जहां उन्हें अंधेरे कमरे में गाड़ी से उतारकर ओपीडी में बैठा दिया गया। इमरान खान ने मुलाकात के दौरान मुझे बताया कि सर में दर्द होती है, जब भी मैं शिकायत करता हूं तो वो मुझे नजरअंदाज करते हैं और बार बार कहा कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये बाहर जाकर मेरे लोगों को बताओ। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि उन्हें मिस्री सदर मुर्सी की तर्ज पर मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान ने शिफा इंटरनेशनल अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, शिफा अस्पताल जाने से इनकार नहीं किया, यह भी उनकी बहन ने कंफर्म कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं पिंड में पहुंची तो मुझे कहा गया कि डॉक्टर साहबा आप इधर आ जाएं। मैं ऊपर गई तो इमरान खान साहब बैठे थे, वो इतने शौक में थे, मुझे बड़े प्यार से मिले, मुझे देखकर जज्बाती हो गए और कहा कि मेरी बहन
मैंने 10 माह के बाद आपको देखा है। इमरान खान साहब की एक आंख बंद थी, आंख पर पट्टी थी, पिम्स में अंधेरा था और उन्हें मोबाइल की लाइट में ले जाया जा रहा था। इमरान खान तेज चलते हैं, मैंने उनसे कहा कि आहिस्ता चलो। माशाल्लाह इमरान खान साहब फिट थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिजिकली अब ये बता रही है कि जिस्मानी तौर पे इमरान खान साहब क्योंकि वर्जिश करते हैं, वो इमरान खान साहब ने इस बात पे कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं किया। 3 साल से वो जेल में है, लगातार वो एक्सरसाइज करते हैं, वो काफी फिट थे। डॉक्टर ने बताया कि इस वक्त इमरान खान का ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल नॉर्मल है और आंख में कुछ बेहतरी आई है, ये भी डॉक्टर्स ने बताया। इमरान खान का वहां पे कोई ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आंखों का चेकअप किया गया और ब्लड प्रेशर चेक किया गया। जब मैंने उनसे पूछा कि खान साहब को कौन सी दवाई दे रहे हैं, तो कहने लगे मुझे नहीं याद, ये डॉक्टर ने कहा। मैंने फाइलें चेक की, मैंने कहा कि दवाई आपने दी है, आपके रिकॉर्ड में नहीं है, ये क्या तरीका है, इतना गलत तरीका है। ये नादरीन इमरान खान साहब के हवाले से है मामला, उनकी बहन ने बताया और आबदीदा भी हो गई इमरान खान की बहन। वो ये बताती हैं कि मैं बड़ी तकलीफ में थी और इमरान खान को इस तकलीफ में देख के बहनें तो परेशान हो जाएंगी, पूरा मुल्क ही परेशान है। इमरान खान साहब पूरे मुल्क के हीरो हैं तो पूरा मुल्क ही उनके लिए परेशान है। अब वो बहनें हैं जिनका ऐसा शानदार भाई होगा जिसकी वजह से उन्हें पूरी दुनिया में पहचान मिली है, तो उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। मोहम्मद मुर्सी की बात इमरान खान साहब बार बार करते हैं। मोहम्मद मुर्सी को सीसी ने जेल में डाल दिया था और कैद तन्हाई में रख लिया था और फिर मुलाकातें बंद कर दी थी। कैद तन्हाई में उनके प्रॉब्लम्स बढ़ते चले गए। फिर एक दिन उन्हें अदालत में लाया गया और वो गिर गए बेहोश होकर। अस्पताल पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी और इमरान खान साहब कहते हैं कि यही मेरे साथ किया जाएगा। इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में डालने से चंद दिन पहले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, मुर्सी के कत्ल की जिम्मेदारी जिस आदमी पे डाली जाती है वो वहां का फील्ड मार्शल सीसी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 25 अक्टूबर 2025 को सीसी से मिले थे और उसके बाद मुर्सी वाला फार्मूला इमरान खान साहब के ऊपर लगाया जा रहा है कि बिल्कुल ही कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। अब यहां सुहेल आफरीदी ने भी बातें की और जो डॉक्टर थे फैसल सुल्तान, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहते हैं कि 8 बजे रात हम अडयाला जेल पहुंचे, कुछ वक्त इंतजार किया, तकरीबन 12:30 बजे एक एहलकार आया, मुझे साथ लिया और एक गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गया। 45 मिनट के बाद मुझे शिफा अस्पताल पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी के इंतजाम वहां पे थे, वेटिंग रूम में मुझे बिठाए रखा। सुबह फजर के वक्त मुझे बताया गया कि शायद वो नहीं पहुंच पा रहे, आप रवाना हो जाएं। मुझे गाड़ी में बिठाया और वापस अडयाला जेल छोड़ दिया गया। कैसे धोखेबाज और फ्रॉड ये पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत हो गए, यानी कितना बड़ा फ्रॉड है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है। ये सारे नौसरबाज फ्रॉडिये ये सारे पाकिस्तान में मुसल्लत हो गए, पूरे मुल्क के साथ धोखा हो रहा है, मुल्क पे इन्होंने कब्जा कर लिया, इनके हत्थे चढ़ गया फ्रॉडियों के मुल्क। सुहेल आफरीदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने भी की, वो भी यहां पे शामिल हुए। उन्होंने कहा जी 3 जजेस के फैसले को उड़ा दिया गया। इमरान खान एक लीडर है, पूरी दुनिया उसे जानती है, उनके साथ अगर ये सलूक हो रहा है तो आम पाकिस्तानी का क्या हाल करेंगे। अदलिया इस पर सोचे, अदलिया को फैसला करना होगा क्या अदालतों को ताले लगाने हैं या अपने अहकामात पर अमल दरामद करवाना है। यह भी उन्होंने पूछा सुहेल आफरीदी ने। फिर उन्होंने कहा कि जजेस फैसला करेंगे, पाकिस्तान में अदालतें बंद होगी, आपके हुक्म को अगर नहीं माना जाएगा, अमल दरामद अगर आप नहीं करवा पाएंगे, अगर ये ताकतवर लोग अदलिया का हुक्म नहीं मानते तो फिर सब बगावत करेंगे, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। फिर बैरिस्टर गौहर ने कुछ बातें की इस हवाले से जो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती की गई है। उन्होंने कहा जो कुछ हुआ वो बड़ी बदकिस्मती है, इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि हालात बेहतरी की तरफ जाए। हमने बहुत कोशिश की, हमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह था, कोई इबाहम था तो दोबारा अदालत से रुजू किया जा सकता था। ये बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान साहब के हवाले से बात की है। अब ये तो आ गया मौक़िफ़ इमरान खान साहब की बहनों का, इमरान खान साहब की फैमिली का और इन लोगों का। महमूद अचकज़ई ने भी कहा कि मालूम नहीं कौन सी कुव्वतें हैं जो हालात को मामूल पे नहीं आने देना चाहती। सबने यकीन दिलाया था कि ना एहतजाज होगा ना जुलूस होगा, मगर रात के वाक़यात ने कई सवालात खड़े कर दिए। खुदारा मुल्क को खाना जंगी की तरफ ना धकेलें, जो इन्फॉर्मेशन फिर उन्होंने दी इमरान खान साहब की बहनों ने, बाकी लोगों ने, वो भी बताई जा रही है। इमरान खान साहब की बहनें आबदीदा थी, वो रो रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो बात कर रही थी।
यही आंसू अगर शरीफों या जरदारियों के खानदान की किसी औरत के होते तो आप देखते ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस औरत कार्ड लेकर आ जाती, पूरी दुनिया में रोला पड़ जाता, पाकिस्तान के अंदर बड़ा रोला पड़ जाता। याद रखिएगा कि एलीट क्लास की औरत की आंख से निकला हुआ एक आंसू, जो शाही खानदान है दुनिया के बड़े बड़े, उनकी औरतों की आंखों से निकला हुआ एक आंसू ज्यादा कीमती होता है गरीब के बहते हुए खून से भी। यानी वो दुख में एक आंसू भी बहा देना तो उसकी बहुत बड़ी कीमत होती है। गरीबों की लाशों के कुश्ते भी लग जाए ना, कोई कीमत नहीं होती। ये हम सारे अच्छी तरह जानते हैं, हम सबको इस बात का आइडिया है। अब नाजरीन, एक तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा था पीएमएलएन की जानिब से, या जो सहाफी पीएमएलएन के बहुत करीबी हैं उनकी जानिब से को डील शील हो रही है, तो उन सबके मुंह पे तो पड़ी है चपेड़। डील तो कोई नहीं हो रही, डील भी कोई नहीं हो रही। इमरान खान साहब को धोखा देकर दूसरे अस्पताल में पहुंचाया गया, और इमरान खान साहब को हैरत इसलिए नहीं थी कि उनको आइडिया नहीं था उनके साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद उन्हें वहां से वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वो आए, उन्होंने अपना ट्रीटमेंट करवाया, वापस चले गए, अपनी बहन को वहां पे वो मिले, लेकिन उन्होंने अपनी बहन को बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस पे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है गवर्नमेंट की तरफ से, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी, वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर देता हूं, वो इंपॉर्टेंट है, आपके सामने रखना जरूरी है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा ट्वीट करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त, नाम नहीं लिया, कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। याद रखिएगा, इमरान खान के दौर में नवाज शरीफ का नाम लिया जाता था, कैदी कह के मुखातिब नहीं किया जाता था, मियां नवाज शरीफ कहा जाता था, साबिक वजीर आजम साथ लिखा जाता था। लेकिन ये इतने कम ज़र्फ लोग हैं कि इमरान खान का नाम भी नहीं लेते। कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 की दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजाम के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुतअद्दिद मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया और इन्हें तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया। उनकी हमशीरा मोहतरमा उज़मा खान तिब्बी मुआयने इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रही। ये तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद उन्हें 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। फिर आगे कहते हैं जी कुछ चीजें इसमें और भी हैं, इन्होंने इजाफा किया कुछ मजीद तफसीलात का कि तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में कराया गया जिसमें अल शिफा के डॉक्टर भी मौजूद थे। पीटीआई के कारकुनों की तरफ से जो सिक्योरिटी की सूरत हाल अल शिफा अस्पताल के रस्ते में और बाहर पैदा की गई, उसके पेश नजर उनको पिम्स अस्पताल लेकर जाया गया और तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। क्योंकि जो सवाल उठना शुरू हो गया था ना कि फिर आप शिफा में क्यों नहीं लेके गए, अदालत का ऑर्डर तो करता शिफा में लेकर जाए। अब वो कहते जी बाहर क्योंकि कारकुन आ गए थे, और भाई कारकुन तो रस्ते में थे, अस्पताल के बाहर तो बहुत दूर दूर तक बैरियर थे, पूरा सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ था और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना। यहीं पे आपने अमेरिकन सदर को दावत दी हुई है, आपने बाकी दुनिया को दावत दी हुई है कि आप आ जाए सारे यहां पे, उनकी सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त कर लेते हैं, तो एक साबिक वजीर आजम की सिक्योरिटी का आप बंदोबस्त नहीं कर सकते, ये तो मजाक ही है। और एक जी इनको पहले भी तिब्बी सहूलियत फराम की जाती रही हैं और अब भी जब इनको जरूरत पड़ेगी तिब्बी सहूलियत फराम की जाएंगी। ये है नाज़रीन मामला, तो ये इनका मौक़िफ़ है। अब पीटीआई का मौक़िफ़ ये है कि अदालत ने अपने ऑर्डर में कैटेगोरिकली कहा था कि शिफा अस्पताल में ले जाके इमरान खान साहब की बहन और डॉक्टर की मौजूदगी में डॉक्टर्स का एक बोर्ड बनेगा और फिर इमरान खान साहब का इलाज होगा, और जब तक ये इलाज हो रहा है दोनों तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होगी, और अगर कोई चीज किसी को प्रॉब्लम हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता है दोबारा से। अगली समात में हम उस मामले को भी देख लेंगे। अब रोला ये डाल दिया गया कि क्योंकि इमरान खान साहब की बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है तो इसकी बुनियाद के ऊपर उन्होंने तौहीन अदालत कर दी है। यानी इमरान खान की बहनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये एक तौहीन अदालत हो गई है। अदालत ने तो मना किया था कि इमरान खान साहब की मेडिकल कंडीशन के ऊपर आपने बात ही नहीं करनी, लेकिन वो जो अदालत ने मना किया था वो तो कंडीशनल था। सादा लफ्जों में आपको बताता हूं कि शिफा अस्पताल मुंतकिल करने के बाद मेडिकल बोर्ड बनना था, फिर इमरान खान साहब के टेस्ट होने थे, फिर उन टेस्टों की रिपोर्टें आनी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इन रिपोर्टों पर गुफ्तगू से मना किया हुआ था। ना इमरान खान मुंतकिल हुए, ना उनका मेडिकल बोर्ड बना, ना वहां पे टेस्ट हुए, ना उन टेस्टों की रिपोर्टें आई, तो इन्होंने कौन सी मेडिकल रिपोर्टों पे बात की है? तो ये ऐसा नहीं है। यहां पे देखें ना, दोगला म्यार है लोगों का। हमारे बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो ये कह रहे हैं, और
بلا وجہ کہہ رہے ہیں، بلا وجہ تو نہیں ہے، وجہ تو ہے، حکومت کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے جو ان کا بغض ہے وہ نکلتا رہے، تو وہ بڑے آرام سے یہ کہہ رہے ہیں جناب کیونکہ یہ انہوں نے بات کر دی اس کے اوپر تو یہ خلاف ورزی ہوگی۔ بھائی عمران خان کو شفا اسپتال میں منتقل کرنا تھا، اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، وہ کس نے کی؟ عمران خان صاحب کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کرنے تھے، یہ ذمہ داری کس کی تھی؟ خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ توہین عدالت تو وہاں لگتی ہے۔ میڈیکل بورڈ بننا تھا، وہ بنا ہی نہیں، خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ بورڈ میں عمران خان کی بہن کو اور ان کے ذاتی معالج کو شامل کرنا تھا، کیا خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ اور عمران خان صاحب کو وہاں پہ داخل کرنا تھا، ان کے ٹیسٹ ہونے تھے، رپورٹیں آنی تھی، کیا خلاف ورزی نہیں ہوئی؟ تو جب اتنی ساری چیزوں کی خلاف ورزی حکومت نے کر دی ہے تو ایک پوائنٹ کو پکڑ کے پی ٹی آئی نے توہین عدالت کر دی ہوئی، عمران خان کی بہنوں نے، وہ کہاں جائیں؟ یعنی پاکستان میں ایک عجیب دستور ہے، جو ظلم کرتا ہے، جو ظالم ہے، اس کو نہیں کہتے کہ تو ظلم کیوں کر رہا ہے، جو قانون توڑتا ہے اس کو نہیں کہتے تو قانون کیوں توڑ رہا ہے، جو شخص نشاندہی کرتا ہے نا کہ یہ ظالم ہے اور یہ قانون توڑ رہا ہے، اس کو کہتے ہو تو نے نشاندہی کی، لو تیرے اوپر توہین عدالت لگے گی۔ یہ ہے پاکستان میں اس وقت قانون کی حالت، یہ اس وقت پاکستان میں انصاف کی حالت ہے، یہ ہوتے ہوئے ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کو بھی ایک پیغام دیا۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سہیل آفریدی والا پیغام سناؤں، ذرا یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات سنیں نا، آپ کو اور ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ توہین عدالت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ ذرا سنیں آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ آج جو پریس کانفرنس کی بہنوں نے، ڈاکٹر فیصل نے، وہ شاید سپریم کورٹ کے سامنے دی گئی کسی انڈر ٹیکنگ کی خلاف ورزی ہے۔ بالکل غلط ہے یہ بات۔ میں دیکھ رہا ہوں کچھ ہمارے بہت معتبر دوست یہ بات کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں راسترم پہ کھڑے خود سے سپریم کورٹ نے یہ سوال کیا تھا کہ جو میڈیکل ریکارڈ یہ بورڈ شفا انٹرنیشنل میں مرتب کرے گا، کیا آپ اس پر سیاست کریں گے؟ ہم نے صرف یہ انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ جو میڈیکل ریکارڈ ہے اس پر سیاست نہیں ہوگی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ میڈیکل ریکارڈ پیشنٹ اور اس کے خاندان کے درمیان رہے گا، سیاسی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہم نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی کیونکہ وہ میڈیکل ریکارڈ تو مرتب ہی نہیں ہوا، وہ بورڈ بنا ہی نہیں جس میں ڈاکٹر فیصل نے، ڈاکٹر عظمیٰ نے شامل ہونا تھا۔ لہٰذا یہ پہلی بات ہے جس کو یاد رکھا جائے کہ ہماری جانب سے، بہنوں کی جانب سے، ڈاکٹر فیصل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کلیئرٹی آ گئی، اب یہ چیز بڑی کلیئر ہے۔ لیکن یہاں پہ لوگ گھنگرو توڑ کے ناچنے والے بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تتے توے پہ بیٹھ جاتے ہیں، رلا ڈال دیتے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ایسے ہو گیا، کارکن کیوں نکل آئے۔ او بھئی عمران خان ہے وہ، آپ نے سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے بس۔ لوگ سڑکوں پہ تو آئیں گے، لوگ پھول تو پھینکیں گے، وہ عمران خان ہے، وہ نواز شریف تھوڑی ہے جو ڈیل کر کے چلا جاتا ہے۔ عمران خان تو ڈیل کر کے نہیں جاتا، وہ تو ڈٹ کر کھڑا ہوا۔ پرابلم یہ ہے، اور عمران خان صاحب نے نا، جو میں آپ کو ایک دو چیزیں اور بتاتا ہوں، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ عمران خان کی بہنوں کو بات کرنے دیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتی ہے کہ ابھی کیا کرنا ہے، کیونکہ صحت کے معاملات میں فیصلے لینے کا حق ان کا ہے۔ آپ کو موقف پسند آئے یا نہ آئے، آپ کو سچ لگے یا کچھ بھی لگے، وہ موقف ان کو ہی دینا ہے۔ لیٹ دیم ڈیسائیڈ، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی جان بچانا چاہتی ہے، ان کا سب سے بڑا رائٹ ہے، تو ہم ان کا موقف ہی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ عوام کو یہ پتا چلے کہ میں آج بھی مضبوط ہوں، میں کمزور نہیں پڑا۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا کہ فزیکلی میرا بھائی بہت فٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو فزیکلی مینٹین رکھا ہوا ہے، وہ جانتے ہیں کہ باہر جا کے انہیں بہت کام کرنا ہے جب بھی انہیں موقع ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت ظلم کر رہے ہیں، جس کے اثرات میری انٹرنل ہیلتھ کے اوپر پڑ رہے ہیں، انگزائٹی کا معاملہ ہے، اور یہ لگاتار ایک ٹینشن کریٹ کی جاتی ہے، ایک تناؤ کریٹ کیا جاتا ہے، اور ہیومن کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے عمران خان صاحب افیکٹ ہوئے ہیں۔ یہ بات وہ خود کہہ رہے ہیں، اپنی بہن کو بتا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا، وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میں پھر بھی ان سے ٹوٹا نہیں ہوں، یہ مجھے فزیکلی ڈیمیج نہیں کر پائے، انہوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا، اعصاب کی لڑائی ابھی بھی میں ان کے ساتھ لڑ رہا ہوں۔ تو عمران خان صاحب نے جیل سے ایک طرح سے یہ پیغام بھی بھجوایا۔ اب وہ جو لوگ کہہ رہے تھے ڈیل ہو گئی جی، فلانی ڈیل ہو گئی جی، یہ ڈیل ہو گئی، ان کا تو بیانیہ الٹ گیا۔ یہ پرویز رشید نے بھی کہا تھا، ناصر بٹ بھی تھا، نواز شریف بھی ڈر گیا تھا، پتہ نہیں کیڑی ڈیل ہو گئی، کیا ہو گیا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، ڈیل تو ادھر ہو گئی کہ کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی نئی قانون سازی ہونے والی ہے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا کہ کچھ کیا جائے گا۔ اچانک سے ایک ایکٹ میں ترمیم کی جاتی ہے اور آرمی چیف کو وہ اختیارات دے دیے جاتے ہیں
फौज के अंदर और बाहर जो आज तक किसी आर्मी चीफ को क्या किसी डिक्टेटर को भी नहीं मिले। मार्शल और डिक्टेटर के पास भी कभी इतने इख्तियारात नहीं रहे जितने इख्तियारात इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ ने अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीडीएफ के तमाम इख्तियारात जो जो इनको मिल सकते थे मैक्सिमम इन्होंने वो अपने पास रख लिए इस कानून साजी के जरिए से जो अब की गई है। तो अगर कहीं डील हुई है ना इस पूरे मामले में, इमरान खान साहब को रिलीफ की कहानी सुना के, तो वो सारी की सारी डील हुई है पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की जानिब से। और याद रखिएगा, जो वोट करने वाली जमातें हैं ना, उसमें पीपल्स पार्टी शामिल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जो ये नई ताकत दी गई है, जिसमें बेशुमार इख्तियारात से नवाज दिया गया है कि दुनिया में किसी आर्मी चीफ के पास इतने इख्तियारात नहीं है। वन मैन शो चलेगा पाकिस्तान में। वो सारे के सारे इख्तियारात, स्याह और सफेद को कानूनी मालिक बनाने वाले इख्तियारात, वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को दिए। अगर कोई डील थी पसे पर्दा तो वो ये वाली डील थी। इमरान खान तो वहीं खड़ा है अपने लोगों के इंतजार में। तो लोगों को चाहिए कि वो अपने लीडर का ख्याल रखें, जो आपके लिए इतनी मार खा रहा है, इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है, इतने सालों से वो जेल में पड़ा है, कैदे तन्हाई भुगत रहा है। किस किस्म के असरात उस पर मुरतब हो रहे हैं, उसकी बहनों की हालत देख के आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। वो इतने आराम से नहीं रोती हैं, वो बहुत मजबूत है शौकत खानम की औलाद, लेकिन हालात उनके लिए कितने मुश्किल कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी अगर नहीं खड़े होंगे ना, इनकी नस्लें पछताएंगी और पाकिस्तानियों को खड़े होना पड़ेगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है, मैं जानता हूं कि एक दिन पाकिस्तानी खड़े होंगे और इन सारे नौसरबाजों को बहा कर ले जाएंगे। मैं देखूंगा और ये होगा इंशाल्लाह। हम जीतेंगे क्योंकि हमारी तादाद 25 करोड़ है। ये थोड़े से लोग हमसे नहीं जीत सकते। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल